हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर। क्या है पेपर का नाम? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर। वो है बच्चों राष्ट्र राज्य की शक्ति या राष्ट्र राज्यों की शक्ति। और इसके बाद हम इसी के आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का एक पार्ट है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। ठीक है, पहले हम लोग आज पढ़ते हैं राष्ट्र राज्यों की शक्ति। ठीक है, बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्र राज्य व्यवस्था। राष्ट्र राज्य व्यवस्था का जन्म 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि से माना जाता है। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? यह जो है वेस्टफेलिया की संधि जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक 30 वर्षीय संधि थी। 30 वर्षीय नहीं बच्चों, 30 वर्षीय युद्ध के बाद की संधि थी। जैसे किसी युद्ध के बाद संधि होती है, ऐसे 1618 से 1648 तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक धार्मिक युद्ध चला, यानी 30 वर्षों तक के लिए 30 वर्षीय धार्मिक युद्ध के बाद की संधि है, जिसे हम लोग वेस्टफेलिया की संधि के नाम से जानते हैं। उसी के बाद राष्ट्र राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। अब उसके हम लोग आगे उसको हम पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य व्यवस्था के बारे में, क्या है, कैसे नहीं है। चलिए, राष्ट्र राज्य व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पश्चिमी राज्य व्यवस्था, यानी पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था। ठीक है बच्चों, उसे देखा जाए तो राष्ट्र राज्य व्यवस्था को जब हम पश्चिमी राज्य व्यवस्था कहते हैं, तो आज जो भारत की स्थिति है, ये स्थिति बच्चों पहले से ही पश्चिमी राष्ट्रों में मौजूद थी, यानी राज्यों का संघ जिसे हम कहा जाता है राष्ट्र। अब भारत की स्थिति उस समय क्या थी? यहाँ जो है बहुत से रजवाड़े थे। ठीक है, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों के राजा, सुल्तान, शासक, मालिक सभी अलग अलग थे। तो यहाँ पर वो जो व्यवस्था मौजूद थी वो राष्ट्र राज्य व्यवस्था नहीं, सबकी अपनी अपने एक राज्य थे। तो यहाँ भारत में राज्य प्रणाली चालू थी, न कि राष्ट्र प्रणाली। अब देखिए, इसे पाश्चात्य राज्य व्यवस्था कहा जाता है, अर्थात पश्चिमी देशों की या यूरोपीय देशों की राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और राज्यों का समूह ही क्या कहलाता है? राष्ट्र। अब बच्चों देखिए, राष्ट्र राज्य की व्यवस्था की परिभाषा, राष्ट्र राज्य व्यवस्था की परिभाषा में क्या कह सकते हैं हम इसे? राजनीतिक जीवन की वह विधि जिसमें विभिन्न संप्रभु राज्यों में जिसमें व्यक्ति विभिन्न संप्रभु राज्यों में संगठित हो जाते हैं और यह राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं। इन्हीं राज्यों के अस्तित्व को राष्ट्र राज्य व्यवस्था कहते हैं। बच्चों जैसे हम सब लोग मिलकर, हम लोग कहाँ पे हैं? यूपी में हैं। तो जब हमारे यहाँ एक संगठित रूप है, व्यक्ति विभिन्न संप्रभु राज्यों में संगठित, संप्रभु राज्य का मतलब जो अंदर और बाह्य कार्यों में स्वतंत्र। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो राज्य है अपने अंदर के कार्यों में स्वतंत्र है। बाहरी कार्य जो है भले देखते हैं थोड़ा सा उस पर जो है दबाव रहता है केंद्र सरकार का, लेकिन हम लोग यूपी में हैं, यूपी को एक संप्रभु राज्य बनाते हैं। फिर ऐसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, ऐसे दुनिया भर के जो भी राज्य हैं, एमपी, गुजरात, ठीक है, ये सभी राज्य इसी तरह के संप्रभु राज्य जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उन्हें कहते हैं राष्ट्र राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्यों के अस्तित्व को राष्ट्र राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, अब देखिए राज्य के प्रमुख तत्व। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी पूछा जाता है कि राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें बच्चों ये पामर एवं परकिंस, ये बच्चों थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है छापने में, ये है पावर नहीं, ये पामर है, पामर एवं परकिंस। पामर एवं परकिंस ने कहा कि राज्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। वो तीनों तत्व कौन कौन से हैं आगे देख लीजिए बच्चों। इन्होंने कहा है राज्य के लिए प्रमुख 3 तत्व कौन कौन से होने चाहिए? निश्चित भूभाग,
ठीक है। निश्चित भूभाग, हर देश के पास ज़मीन जरूर होती है, बगैर ज़मीन के किसी राज्य या किसी देश की नींव नहीं पड़ सकती। ठीक है। प्रमुख तत्व ये है निश्चित भूभाग। अनिश्चित जनसंख्या, बच्चों कहने का मतलब भूभाग पर कौन निवास करेगी? जनसंख्या यानी जनता। क्या बिना भूभाग हो, अगर उस पर जनता ना हो, जनसंख्या ना हो, तो क्या हम उसको राज्य कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों। निश्चित भूभाग जैसे देखा जाए तो आर्कटिक महासागर या बर्फ़ के बर्फीले सागर तो हैं, लेकिन उसको हम कोई राज्य की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि वो राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य भले जो है जाके चले गए हों रहने के लिए अपनी व्यवस्था के साथ, लेकिन वहाँ निश्चित जनसंख्या नहीं है। अंटार्कटिका वो द्वीप कहते हैं उसे। अब देखिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए और विधिसम्मत सरकार होनी चाहिए, यानी कानूनी सरकार होनी चाहिए। विधि का मतलब संवैधानिक, अर्थात निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या और संवैधानिक सरकार, जो कि संविधान के तहत अपने उस भूभाग पर अपनी जनसंख्या के द्वारा अपने कार्यों का निर्धारण करते हुए वो राज्य चलाए। ठीक। चलिए, ओपेनहाइम ने क्या कहा है बच्चों? राज्य के प्रमुख 4 तत्व। ओपेनहाइम ने कहा है राज्य के प्रमुख 4 तत्व। कौन कौन? जनता, चलिए निश्चित जनसंख्या ये भी हो गई। निश्चित प्रदेश, एक मिनट बच्चों, इसमें हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, रुकिए हम देखते हैं इसको। चलो ठीक है, यही उन्होंने भी कहा है जनता, यानी निश्चित जनसंख्या, वही चीज़ है। जनसंख्या का जनता का मतलब होता है जनसंख्या। निश्चित प्रदेश वही है, निश्चित भूभाग, भूमि होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, वही चीज़ है। और ये जो प्रमुख रूप से इन्होंने कहा है सरकार का संप्रभु होना। संप्रभु का मतलब होता है बच्चों ऐसी गवर्नमेंट जो अपने अंदर और बाहर के कार्यों में आज़ाद हो, बाहर अंदर और बाहर के कार्यों में पूर्ण रूप से आज़ाद हो, आंतरिक दबाव ना हो, बाहर से कोई दबाव ना हो। ठीक है बच्चों। अगर हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी राज्य के अधीन हैं तो हम संप्रभु नहीं हैं, किसी राज्य के दबाव में हैं तो भी हम संप्रभु नहीं हैं। अगर हमारी आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य में, कहने का मतलब एक राज्य अगर अपनी इच्छा से अपने आंतरिक कार्य को ना कर पाए, अपनी आंतरिक नीतियों को लागू ना कर पाए, देश के अंदर अपनी जनता के साथ अपने संबंधों को ना बिठा पाए, किस तरह किसको रहना है, अपनी इच्छाओं की अगर पूर्ति ना कर पाए तो संप्रभु नहीं है। और वही राष्ट्र देश के बाहर अपनी इच्छा से अपनी विदेश नीति अगर कार्यान्वित ना कर पाए, अपनी इच्छा से बाहर का कोई कार्य, किसी अन्य राष्ट्र से संबंध के बारे में, किसी अन्य राष्ट्र से सैनिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनैतिक संबंध, इनके बारे में अगर जो है राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में है तो समझ लीजिए वो राष्ट्र संप्रभु नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है राष्ट्र अपने अंदर और बाहर के कार्यों में पूर्णतया आज़ाद, यानी जो चाहे वो कर सकने की उसमें आज़ादी होनी चाहिए, तो वही राष्ट्र जो है संप्रभु माना जाता है। जैसे अगर ये माना जाए पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे चलता है, कहीं चाइना के इशारे पे चलता है, तो हम क्या मानेंगे? पाकिस्तान को संप्रभु राष्ट्र है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाना है तो उसके कट्टरपंथी वहाँ के चलाते हैं, तो हम क्या पाकिस्तान की इमरान सरकार को संप्रभु मानेंगे? नहीं। अगर इमरान सरकार अगर अपने कार्यों को स्वयं अपनी इच्छा से कर सके तब तो संप्रभु है। पता लगा कि इमरान सरकार को वो बैठाए हैं जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं। ठीक है। और ये अगर कोई व्यवस्था ये हो जाए कि वहाँ जो सरकार है अगर वो किसी के दम पर वहाँ राज कर रही है तो समझ लीजिए वो सरकार संप्रभु नहीं है, अपनी जनता के दम पर ठीक है, लेकिन अगर अपने दम के सिवा अगर जो है वहाँ किसी अन्य विशेष वर्ग के दम पे अगर कोई कार्य कर रही है तो बीच बीच में उसका हस्तक्षेप बेटा होता रहेगा, तो उसकी संप्रभुता को खतरा बराबर बना रहेगा। और किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में अगर वो है तो उनका भी दबाव हर समय उनको झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र को संप्रभु नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये चीज़ भारत के अंदर नहीं है। भारत की सरकार हर समय अपने आंतरिक कार्यों को और अपने बाहरी कार्यों को
करने के लिए अपने विवेक का निर्णय करते हुए स्वयं निर्धारित ये करती है, विदेश संबंधों को भी और आंतरिक स्थिति को भी। ठीक है बच्चों। हाँ, कभी कभी दिक्कत ये होती है बच्चों संप्रभुता पे, अगर किसी राष्ट्र की गवर्नमेंट कई पार्टियों को मिलाकर बनी है, अगर वो अपनी इच्छा से पार्टियों की दखल अंदाजी होती है कि हम आपको गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, और उनके एवज में अगर कुछ जबरन करने पे वो मजबूर होती है सरकार, तो ऐसी सरकार को भी हम संप्रभु नहीं कह पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने की पूर्ण छूट होनी चाहिए, वही सरकार संप्रभु है। ठीक, चलिए अब राष्ट्र क्या कहेंगे। राष्ट्र क्या होते हैं, ये एक प्रादेशिक जन समुदाय होता है, जाति भाषाई या धार्मिक समुदाय नहीं होता। अधिकांश लोगों में राष्ट्र की भावना स्वयं में होती है, और जिस भूभाग पर लोग जन्म लेते हैं, बसते हैं, उसे अपना राष्ट्र मानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राष्ट्रीयता हमारी क्या है, राष्ट्रीयता हम लोग सीधे फार्मों में भरते हैं, हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयता। तो जहाँ लोग बसते हैं, और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का जो भी संवैधानिक नियम हो जो गवर्नमेंट लागू करती है, जो हमारे संसद लागू करता है, तो उसको भी मानते हैं, तो ऐसे में वो उनको राष्ट्रीयता अपने आप उससे मिल जाती है। तो एक राष्ट्र एक प्रादेशिक जन समुदाय होता है। ठीक है, यानी प्रदेशों का जन समुदाय, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहते हैं ना, किस प्रदेश के निवासी हो, यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, असम, मिजोरम, तमिलनाडु। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक राष्ट्र क्या होता है, ये एक प्रादेशिक जन समुदाय होता है, अर्थात प्रदेशों का एक संगठन होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक जाति या भाषाई समुदाय नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्र में कई भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं, इसलिए भाषा के आधार पर हम इनको बांट नहीं सकते। और अधिकांश लोगों में राष्ट्र की भावना स्वयं में निहित होती है। बच्चों, यहाँ देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति अगर फौज में भर्ती होता है, यूपी का है, बिहार का है, तो वहाँ जाकर वो सिर्फ युद्ध करता है लड़ाई के मैदान में, तो फिर भारत जैसे राष्ट्र के लिए युद्ध करता है, ना कि वो यूपी या बिहार के लिए लड़ता है। अर्थात उसमें राष्ट्र की भावना स्वयं ही विद्यमान हो जाती है, उसकी राष्ट्रीयता जो है एक गौरवपूर्ण मानी जाती है कि वो राष्ट्रीयता है उसमें। और जिस भूभाग पर लोग जन्म लेते हैं, बसते हैं, उसे अपना राष्ट्र मान लेते हैं। तो जिस भूभाग पर अगर भारतीय धरती पर जन्मे हैं तो राष्ट्रीयता भारतीय हो गई, निवासी भले यूपी के हों, प्रदेश के हों, लेकिन राष्ट्रीयता भारत की। ठीक है, जैसे निवास यूपी, किस प्रदेश के हो, यूपी के हैं, बिहार के हैं, तमिलनाडु के हैं, महाराष्ट्र के हैं, असम के हैं, मिजोरम के हैं, लेकिन किस देश के हो, किस राष्ट्र के हो, हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। ठीक, चलिए, और राष्ट्र में लोग मिलजुल कर एकता की भावना से बने रहते हैं। बच्चों, ये एक राष्ट्रीयता की बात है। यहाँ पर अगर कुछ जो है उल्टे सीधे तत्व अगर इन सबको बरगलाएं ना, आम जनता को बरगलाएं ना, तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो, और सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बराबर रहते भी हैं। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब यहाँ के क्या मान के सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के जब किसी बरगलावे में आ जाते हैं तब तो उनकी राष्ट्रीयता धीरे धीरे गड़बड़ा जाती है। तो कहने का मतलब जो राष्ट्र होता है वास्तव में इसमें लोग एकता से मिलजुल कर रहते हैं हर स्थान पे। आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, ऐसा उनके अंदर भावना हर समय मौजूद रहती है। ठीक है बच्चों, चलो ये चैप्टर अब आप बाकी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलो।